इस क्लास में अपन क्लास 9 का चैप्टर जो कंटिन्यू करेंगे वही कंटिन्यू कर रहे हैं, साइंस वाला। जैसे अपन मैटर इन अवर सराउंडिंग्स कर रहे थे, अपन ने काफ़ी कुछ के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मैटर इन सराउंडिंग्स का क्या लेटेंट हीट होती थी, क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन होता था, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या क्या डिफरेंस होते थे, ये सब अपन पढ़ चुके थे। और इससे रिलेटेड थोड़े बहुत एनटीएससी के क्वेश्चंस भी कर रहे थे। ठीक है, अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। अपन अब मतलब उसको और ज़्यादा नहीं खींचते हैं, अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन इस क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बायो का स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का और चैप्टर 5th है बुक का, साइंस का। कौन सा चैप्टर है? सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अपन इस क्लास में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार हेडिंग वेडिंग पुट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं बोलता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। तन, तन, ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है। अब जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? वो क्या है? वो है सेल। अपन हर बॉडी जो होती है, हर ह्यूमन बीइंग जो होता है, वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल दो वे में हो सकता है, एक फिजिकल वे जो अपन फिजिकल साइंसेस में पढ़ता है, और एक बायोलॉजिकल साइंसेस जो सेल होता है। ठीक है, क्योंकि आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है, और आप बायो में पढ़ोगे कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो सेल है। तो दोनों में स्मॉलेस्ट है कौन? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वर्ल्ड में है कौन? तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही है, पर वो फिजिकल साइंसेस है। अपन को अगर बायोलॉजिकल बोलेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी अपन की लाइफ उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो कौन है? तो अपन की लाइफ में वो चीज है सेल। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंसेस में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो है सेल। अपन हर बॉडी, हर ह्यूमन बींग या जो भी लिविंग थिंग्स है वो सब सेल से बने हुए, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ऐसे मिल मिल के पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो सेल मिलता है, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन मिलता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप चलता है। अपन हर कोई बॉडी जो है, अपन की हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, इतना अपन को पता चला अभी तक में। ठीक है, अपन हर कोई सेल से बने हुए। अब सेल होता क्या है? सेल क्या है? तो अपन जो भी इनहेल कर रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, खाना खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है, ये सब कहीं ना कहीं जाके फंक्शनिंग इनकी जो होती है, जो भी पूरा फंक्शन होता है बॉडी का, वो सब सेल पे डिपेंड करता है। छोटे छोटे सेल मिलके बहुत सारा फंक्शन करते हैं और फिर अपन को पूरा दिख रहा है। ठीक है, सारे सेल है वो हर एक कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। अपन की बॉडी का जो स्ट्रक्चर दे रहा है वो भी सेल ही दे रहा है, और अपन की बॉडी का जो फंक्शन कर रहा है वो भी सेल ही कर रहा है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, जो सेल है ना वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर भी यही देता है और फंक्शन भी यही कराता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलो या लिविंग बीइंग बोलो, कोई भी बोल सकते हो आप, और लिविंग बीइंग्स। ठीक है, सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर भी यही देता है, फंक्शन भी यही करता है, तो अपन को ये पता चल गया। अब सेल जो भी अपन फंक्शन कर रहे हैं, जैसे अपन खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन जो होता है वो भी सेल कर रहा होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा वो भी सेल कर रहा होगा, सब मिलके कर रहे होंगे, पर सेल इसका मेन पार्ट है। ठीक है, जब अपन ऐसा बोलते हैं ना कि अपन घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रिक लेते हैं, फिर ब्रिक से पूरी वॉल बनाते हैं, फिर वॉल से पूरा घर बनता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ब्रिक है। ठीक है, एक ब्रिक से पूरा घर बनने वाला है, तो वही चीज होती है जो ब्रिक है। वो अपन की ह्यूमन बॉडी में ब्रिक कौन है? वो सेल है। ठीक है, ब्रिक से बन बन के पूरा बंगला बनेगा, पूरा घर बनेगा, तो वही अपन की ह्यूमन बॉडी में वो चीज सेल है। ठीक है, और सेल अपन की सारी बॉडी के फंक्शंस करता है। ग्रुप में करते हैं वो अलग बात है, ग्रुप में मतलब सेल अलग अलग शेप के भी होते हैं, अलग अलग फंक्शन भी करते हैं, तो वो ग्रुप में करते हैं। पर सेल जो है वो मेनली स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लिविंग बीइंग। ठीक है, अपन को ये पता चल गया। अब सेल को डिस्कवर किसने करा? तो सेल को डिस्कवर किसने करा? जैसे अलग अलग साइंटिस्ट थे, पुराने टाइम में माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो जैसे ही माइक्रोस्कोप आने लगे ना तो उनको अंदर चीजें दिखने लगी। तो कोई कोई अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप नहीं थे, या पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप थे, तो खुद के कुछ जुगाड़ से ही वो साइंटिस्ट जो लोग थे वो कुछ ना कुछ चीज को ऑब्जर्व करते थे। तो ऐसे ही एक खुद के जुगाड़ से एक साइंटिस्ट था, उसने एक माइक्रोस्कोप बनाया खुद के हेल्प से, पूरा खुद ने डिजाइन करा। उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक।
तो वो एडवांस नहीं था, वो माइक्रोस्कोप जो था वो एडवांस नहीं था, तो वो क्या कर रहा था, वो एक कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। कॉर्क मतलब वुडन कॉर्क, ऐसा कुछ कॉर्क, ठीक है, ये वुड का पूरा था। और उसने क्या देखा, उसने जैसे हनी बी का वो होता है ना नेस्ट, उस टाइप से ये सब उसमें देखे, उसमें चैम्बर्स बने हुए थे। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देख के बोला कि जो पूरा लिविंग बीइंग होता है वो इन रिपीटेड ब्लॉक से बना होता है, और इन रिपीटेड ब्लॉक को उसने नाम दिया सेल। ठीक है, सेल मतलब केबिन, केबिन से बने हुए होते हैं, और केबिन पूरे बन के पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है रिपीटेड ब्लॉक से। तो उसने यहाँ से उसका नाम दिया था कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा सेल की। तो रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोस्कोप बनाया, माइक्रोस्कोप से उसने कॉर्क को ऑब्जर्व करा, और ऑब्जर्व करके उसने बताया कि सेल होता है और एक रिपीटेड ब्लॉक होता है हर जगह। तो ये क्या था, ये कॉर्क था, वुडन कॉर्क। लेकिन जो भी सेल ऑब्जर्व करते तो कॉर्क था ना, तो ये तो डेड सेल थे, मतलब कॉर्क जो था पूरा डेड था, तो उसने डेड सेल को ऑब्जर्व करा था। ठीक है, तो इसका फर्स्ट डिस्कवरी आया कि अपन से क्वेश्चंस पूछेंगे कि हु डिस्कवर सेल, तो हु डिस्कवर सेल में आंसर आएगा रॉबर्ट हुक का। एंड फ्रॉम विच पार्ट ही डिस्कवर द सेल, तो अपन बोलेंगे फ्रॉम द कॉर्क ऑफ द ट्री ही डिस्कवर द सेल, एंड ही डिस्कवर द डेड सेल्स। ठीक है, क्योंकि उसने डेड सेल डिस्कवर करे थे, अपने खुद के माइक्रोस्कोप से करे थे। तो बाल लेकिन फर्स्ट क्या था कि सेल डिस्कवर किसने करे, तो वो करे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अपन को ये आ गया। अब आता है अपन नेक्स्ट पे, किसी ने लिविंग सेल भी तो डिस्कवर करे होंगे, तो अच्छे से माइक्रोस्कोप आ रहे थे टाइम के साथ में, जैसे अपन आगे बढ़ रहे थे तो अच्छे से माइक्रोस्कोप भी आए। तो एक साइंटिस्ट आया, लिवॉन हुक, लिवॉन हुक। ठीक है, इसने क्या किया, अच्छा माइक्रोस्कोप बनाया अपना, और खुद ने वापस से खुद का ही जुगाड़ करा, और पॉन्ड के आसपास गया। तो उसने पॉन्ड में ऑब्जर्व करा कि कुछ सेल है और उसकी मूवमेंट भी हो रही है। ठीक है, सेल की मूवमेंट देखी, तो उसने लिविंग सेल को डिस्कवर करा। ठीक है, ये सब वन वर्ड्स है, तो अपन को थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर करा, तो वो था लिवॉन हुक। ठीक है, ये अपन की बुक का एनसीईआरटी का ही है, तो अपन को पता होना चाहिए। तो लिविंग सेल फर्स्ट डिस्कवर किसने करा, तो उसने करा लिवॉन हुक ने, और रॉबर्ट हुक के बाद में करा। ठीक है, अब ये सब अपन को पता चल गया कि क्या क्या होता है। फिर अपन को ये भी पता चला कि हर ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग बीइंग है वो सेल से बने हुए। ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये तो अपन को बेसिक पता ही है ना सबको, कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। पर ये थ्योरी लाया कौन, कि हर ऑर्गेनिज्म जो भी सांस लेता है या जो भी फूड खाता है, जो भी लिविंग बीइंग है, वो सेल से बना हुआ है। थ्योरी कौन सी है, तो ये थ्योरी लाया सेल थ्योरी। ये बहुत पुराने टाइम की थ्योरी है, तो उसको बोला सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी का मेन पार्ट ही है कि वो ये कहना चाहती है एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। तो लिख देते हैं, एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। ठीक है, एवरी ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ये सेल थ्योरी थी। अब ये थ्योरी किसने दी, तो ये थ्योरी दी श्वान ने एंड श्लेडिंग ने। ये थ्योरी थी सेल थ्योरी, जो श्वान और श्लेडिंग ने दी थी। अब इसमें क्या पता चला कि जो भी अपन की बॉडी में सेल है ना, जैसे अपन कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, जैसे मैं बहुत, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं इतना सा था, फिर मैं इतना हुआ, इतना हुआ, मैं इतना बड़ा हुआ, तो सेल के नंबर बढ़ रहे हैं क्या, सेल के नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर मेरे को कोई इंजरी होती है तो थोड़े टाइम के बाद वो इंजरी वापस सही भी तो होती है, हील भी तो हो जाती है, तो वो सेल वापस उस पर आ गए, डैमेज पार्ट पे वापस आ गए। तो ये सब वापस करेक्ट कैसे होता है, उसका मतलब सेल जो होते हैं वो वापस क्रिएट हो सकते हैं कोई कोई पार्ट के, तो सेल वापस क्रिएट हो सकते हैं, और वो प्री जो एग्जिस्टिंग सेल होता है ना, उसी में से क्रिएट होते हैं। तो जो सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से वापस से क्रिएट हो जाते हैं। तो अपन ने सेकंड पॉइंट बनाया सेल थ्योरी का, क्या था, सेल कैन ओरिजिनेट, सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये आ गया नया पॉइंट सेल थ्योरी का। तो सेल थ्योरी का मेन पॉइंट तो यही था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेल से बने होते हैं, और एक और नया पॉइंट आया कि सेल जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल में से क्रिएट होते हैं। पर ये पॉइंट इन दोनों ने नहीं दिया, श्वान और स्लेडिंग ने, ये पॉइंट दिया विर्चियो ने, उसका नाम था विर्चियो, VIRCHOW। ठीक है, ये पॉइंट उसका था। तो सेल थ्योरी को फिर थोड़ा और मॉडर्न बनाया और दोनों पॉइंट्स इंक्लूड करे। तो सेल थ्योरी का क्रेडिट किसको जाता है, इसको श्वान और स्लेडिंग को ही जाता है। और ये स्टेटमेंट का क्रेडिट किसको जाता है कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में,
ये पॉइंट का क्रेडिट जो होगा ये विर्चो को जाएगा। ठीक है, पूरी सेल थ्योरी जो मॉडर्न बनी वो इन तीनों की थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अपन को ये पता चला। तो अगर आपसे पूछेंगे कि सेल थ्योरी का किसका डिस्कवर, सेल थ्योरी का कौन डिस्कवरर है, तो आप इन दोनों का ही नाम लिखना। और ऐसी स्टेटमेंट पूछेंगे ना कि सेल ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा विर्चियो। ठीक है, और सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स बताओ, तो आप ये 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, दोनों ही सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब सारे ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग बीइंग है, सब सेल से बने होते हैं, सब कोई इसको फॉलो कर रहा था। पर वायरसेस को अपन अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाए कि वायरसेस क्या है। तो वायरसेस बाहर रहते तो डेड रहता है, जैसी बॉडी में आते तो उनकी वॉल बन जाती है और वो अपने आप को प्रोटेक्टिव लेयर से बना देते हैं, मतलब सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो पता नहीं चल रहा है कि सेल ही है वो, कि वो अलग चीज है, या उसको अपन कैसे डिफाइन करें। तो ये जो सेल थ्योरी है ना, ये वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं है। तो वायरसेस पे इट इज नॉट एप्लीकेबल। जैसे कोविड एक वायरस है, और वायरस, ठीक है, ये अपन का थोड़ा हटाना पड़ेगा, इसको स्टेटमेंट दे दी कि ये वायरस इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे, तो अपन ने सबकी थ्योरीज के वन वर्ड्स बना दिया। पहला क्या था, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक जिसने डिस्कवरी करी थी, वो वुडन कॉक से करा था, डेड सेल्स की डिस्कवरी करी। फिर सेकंड आया लिवॉन हुक, जिसने लिविंग सेल डिस्कवर करा, पॉन्ड में डिस्कवर करा था। फिर आई अपन की सेल थ्योरी, ये सब। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अपन आ गए हैं, ठीक है, ये सब तो अपन को आ गया। अब अपन को थ्योरीज के साइंटिस्ट के नाम पता चल गए, पर अपन को थोड़ा बहुत बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सेल का। अपन पूरा देखेंगे इस चैप्टर में सेल का क्या क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप 8th में ही पढ़ ही चुके हो सेल क्या होता है। सेल एक बायोलॉजिकल यूनिट है। सेल क्या होता है, ऐसे होता है, कोई फिक्स शेप का नहीं है, ये इस शेप का ये सेल है। इसकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है, जो खाना अंदर ले जाने में और बाहर ले जाने में हेल्प भी करती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में एक ऐसी यूनिट होती है जो इस सेल का ब्रेन है, ठीक है, कंट्रोल सिस्टम है, और उसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियस। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल हुआ हुआ, ठीक है, जेल लाइक सब्सटेंस है, और उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है साइटोप्लाज्म। तो ये अपन को 3 चीजें पता होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, और साइटोप्लाज्म। मतलब मेन जैसे बोलते हैं ना कि मेन पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ सेल, मेनली ये 3 पार्ट्स है। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, और थर्ड अपन का साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये पूरे इसके मेन पार्ट्स होते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन भी एक तरीके से प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है, काफी ऑर्गेनिक चीजों से बनी हुई है। पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जो सारी चीजें है ना, ये सब हेल्प करती है सेल को फंक्शनिंग में, सेल के इनहेलेशन एक्सहेलेशन में, इन सब में हेल्प करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं लिविंग पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी आता है, मतलब अपन ऐसा बोलते हैं ना कि बाउंड्री के अंदर जो भी है वो सब मेरा घर है। ठीक है, तो उसी टाइप से तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो है लिविंग पार्ट ऑफ सेल। तो ये है लिविंग पार्ट ऑफ सेल, और लिविंग पार्ट ऑफ सेल को एक टर्म दे दी, क्या टर्म दे दी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो अपन को ये पता होना चाहिए कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग पार्ट ऑफ सेल, और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ठीक है, तो ये टर्म दे दी प्रोटोप्लाज्म। तो ये टर्म दी किसने, कोई साइंटिस्ट होगा ना कि प्रोटोप्लाज्म को उसने डिफाइन करा होगा कि ये प्रोटोप्लाज्म है, तो लिविंग पार्ट है, उसको अपन प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे, प्लाज्म बोलेंगे। तो जो टर्म थी प्रोटोप्लाज्म वो किसने दी, तो उसका नाम था पुरकिंजे। परकिंजे भी बोल सकते हैं, अपन ने बोला पुरकिंजे। बस स्पेलिंग पे ध्यान देंगे। हाँ, तो स्पेलिंग है PURKINJE। ठीक है, पुरकिंजे इसका नाम था, इसने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन करा। ठीक है, तो अगर अपन से ऐसे बोलेंगे हु कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म, उसके ऑप्शंस दिए हुए लिवॉन हुक, स्लाइडिन, विर्चो या पुरकिंजे, तो अपन इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो एक नया पार्ट आया कि मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है सेल, और उसमें से प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो अपन को पुरकिंजे ने दी। ठीक है, ये भी आ गया। अब न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस भी किसी ना किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा होगा। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर करा, तो रॉबर्ट हुक अपन ने सेल के लिए डिस्कवर रखा, तो न्यूक्लियस जो है वो किसने डिस्कवर करा, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
ठीक है, उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था वो डिस्कवरर था सेल का, सेल के न्यूक्लियस का। ठीक है, रॉबर्ट हुक था सेल का और रॉबर्ट ब्राउन था न्यूक्लियस के डिस्कवरर का। तो ये अपन को पूरा आ गया कि सेल के ये पार्ट्स होते हैं और ये अपन के सारे साइंटिस्ट के नाम कंप्लीट हो गए और बेसिक भी पता चल गया कि सेल के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब अपन करते हैं मेनली सेल को स्टार्ट, कि सेल से कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है, सेल के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहे हैं वो, देखो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है और वो एक ही सेल से सारे काम कर लेता है। जैसे कैसे, जैसे मैंने बोला ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम है अमीबा। काफी लोगों ने नाम सुना भी होगा। ये क्या, ये एक ही सेल है, सिर्फ सिंगल सेल है। ये खाना भी इसी से खा लेता है, खाना इसमें से एक्सक्रीट भी कर सकता है। जो सांस का काम है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो भी इसी से कर लेता है। सारे काम भी इसी में कर लेता है, एक ही सेल में। अपन जो है, जैसे अपन मैं मेरी बात करूं तो मैं बहुत सारे सेलों से बना हूँ, मतलब ऐसे इनफाइनाइट सेल्स है। तो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अकेले सेल से सारा फंक्शन कर लेता है। और जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सारे सेलों से फंक्शन करता है। तो ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हो गए, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, फर्स्ट तो ये अमीबा वाला और सेकंड अपन मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो अमीबा को क्या बोलेंगे, अमीबा वाले ऑर्गेनिज्म को तो उसको बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो अपन ने बोल दिया यूनिसेलुलर। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। यूनिसेलुलर मतलब जो सिर्फ एक सेल से बने हुए, और मल्टी सेलुलर मतलब जो एक से ज्यादा से बने हुए, मतलब मल्टी है, मल्टी मतलब मल्टी कितने भी हो सकते हैं, तो वो एक से ज्यादा अगर हो गए तो मल्टी सेलुलर, अगर एक ही सेल है तो यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर के एग्जांपल अमीबा एक ही सेल में पूरा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। कभी भी ये ऐसा नहीं कि दो बन जाएंगे, तीन बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, एक ही रहेगा ये। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस होकर दो बना देगा, वो दोनों फिर अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा करके ऑर्गेनिज्म होता है। अब अमीबा के अलावा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, पैरामीशियम। ठीक है, तो अमीबा और पैरामीशिया आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर के एग्जांपल पूछेंगे तो क्या, मल्टी सेलुलर अपन खुद है, ह्यूमन बीइंग। और कोई बोलेंगे तो क्या हो गया, तो जो भी एनिमल्स है वो सब, और फंगाई जो होती है वो भी इसी में आती है। ठीक है, तो ये आ गया अपन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अपन को बेसिक पता होना चाहिए मल्टी सेलुलर क्या होता है और यूनिसेलुलर क्या होते हैं। तो अपन को ये भी पता चल गया। अपन क्या बेसिक स्टार्ट करें, कि बेसिक अपन को आ जाएगा तो पूरा चैप्टर फिर अच्छे से आएगा, है ना। तो अपन को बेसिक पता चल गया, साइंटिस्ट के नाम पता चल गए, ऑर्गेनिज्म के नाम पता चल गए। अब अपन को डिफरेंट टाइप ऑफ सेल भी पता होने चाहिए, सेल के मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। तो सेल को मेनली दो टाइप में डिवाइड करा, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। इन सबसे पहले जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करें, एक मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, एक एलिफेंट है, तो दोनों के जो सेल होंगे वो अलग अलग होंगे क्या। जैसे एनिमल जो एलिफेंट है वो काफी बड़े शेप का है, तो उसके सेल मेरे साइज से बड़े सेल होंगे क्या, या फिर सेम ही होंगे। तो आंसर है दोनों के सेल का जो साइज है बिल्कुल सेम होगा, पर नंबर ऑफ सेल जो है वो अलग अलग है। जैसे एलिफेंट है ना, उसमें नंबर ऑफ सेल मेरे से बहुत ज्यादा है, तो तभी उसकी बॉडी बड़ी है। साइल जो सेल का अगर अपन निकालेंगे तो शेप और साइज बिल्कुल सेम ही होगा। ठीक है, तो जो एलिफेंट है उसके नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, तभी उसकी बॉडी बड़ी है। ठीक है, और ये पूरा अपन का, ये तो एक्स्ट्रा बता दिया मैंने बीच में। अब आते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक पे और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। तो जैसा अपन ने पढ़ा ना कि सेल होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब कोई कोई ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। जैसे जो भी सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब कभी कभार क्या होगा, कोई कोई सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो न्यूक्लियस जो होगा पूरा फैला हुआ होगा, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो पूरा जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होगा पूरा फैला हुआ होगा, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो उनको अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस।
ठीक है। और यूकैरियोट पे आता है, यूकैरियोट पे दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब इनकी मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन सब होती है, तो दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये यही फर्क होता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो वेल डिफाइंड होता है, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और ये और यू नहीं सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो एकदम वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये फर्क हो गया। अब ह्यूमन बीइंग प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोट है, तो ह्यूमन बीइंग वेल डिफाइंड है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो जो भी वेल डिफाइंड नहीं होता ना, वो इतने डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नहीं होते। जैसे बैक्टीरिया है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखता है, तो वही होता है, तो वो बैक्टीरिया इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, जो यूकैरियोट्स होते हैं वो काफी वेल डेवलप्ड होते हैं, जैसे प्लांट हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, प्लांट में भी कोई ना कोई प्रोकैरियोट होते हैं, पर अपन आ गए यूकैरियोट में। ह्यूमन बीइंग जो है वो एकदम यूकैरियोट्स हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उनकी, और पूरा न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर होता है एकदम अच्छे से होता है। ठीक है, तो अपन को पता होना चाहिए प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैरी नहीं करते हैं, यूकैरियोट जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कैरी करते हैं। एक और पॉइंट डिफरेंस बोलेंगे तो क्या बोल देंगे अपन, कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें बोल देंगे दे डू हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और चीज, जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर एक और सेंटर में एक चीज होती है, वो एक तरीके से न्यूक्लियस को कंट्रोल कर रहा है, और उसका नाम होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो इसमें नहीं होता, प्रोकैरियोट में। ठीक है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट सेल्स, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। वो उसका अपन पूरा बोल देंगे कि इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट, और इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। ठीक है, तो ये अपन का पूरा खत्म हो गया कि प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब हमको आ गया। अब क्या करें, अब हमको बेसिक सब आ गया है कि कैसे कैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल को प्रोकैरियोटिक कब बोलेंगे, सेल को यूकैरियोटिक कब बोलेंगे, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब। अब अपन पढ़ते हैं सेल के डिफरेंट शेप क्यों होते हैं। ठीक है, वाई सेल हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, वाई सेल्स हैव डिफरेंट शेप। ठीक है, वाई सेल्स हैव डिफरेंट शेप। तो सेल के डिफरेंट शेप्स क्यों होते हैं, तो अपन को इसी इसमें वो पढ़ना है। जैसे आपको पता नहीं होगा ना कि सेल के डिफरेंट शेप क्या है, तो जैसे रेड ब्लड सेल होता है ना, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं, ऐसे डिश शेप का होता है, पूरा बीच में ऐसे होल टाइप होता है, यूं ऐसे दबा हुआ यूं करके, ये पूरा रेड ब्लड सेल है। ऐसा होता है मसल सेल। ठीक है, और ये होता है अपन का नर्व सेल, इसके नीचे आगे पीछे सब लिख देते हैं अपन। ये अपन का मसल सेल है, ये अपन का रेड ब्लड सेल है, ये अपन का न्यूरॉन है, जो नर्व सेल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इन सब सेल के डिफरेंट डिफरेंट शेप के, सेल तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो सबका शेप सेम होना चाहिए था ना, डिफरेंट शेप क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले आरबीसी, आरबीसी का शेप ऐसा क्यों है, और मसल सेल का शेप ऐसा क्यों है, और न्यूरॉन का शेप ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो इनके जो फंक्शन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग इसका शेप होता है। जैसे मसल सेल, जो मसल सेल होता है उसको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो अपन मूवमेंट कर पाएंगे, रिलैक्स होगा तभी सारी जो भी अपन अप डाउन मूवमेंट कर रहे हैं, बोलने की मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें मसल सेल का काफी बड़ा रोल है। जैसे मेरे लिप्स की मूवमेंट हो रही है ना, ये क्यों हो रही है, क्योंकि मसल सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के लिए उसको ऐसा शेप काफी सही लगा, तो तभी उसका शेप ऐसा है, स्पिंडल शेप का। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल सेल का शेप ऐसा होता है। फिर आते हैं न्यूरॉन पे, तो न्यूरॉन ऐसा ब्रांची स्ट्रक्चर में क्यों है, इतने सारे ब्रांचेस क्यों है, तो उसका आंसर है कि जैसे मेरे को यहाँ पे कुछ चीज पिंच हुई, अब यहाँ पे जैसे ही कोई चीज पिंच होगी तो मुझे ब्रेन तक जाएगी। तो ये जो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, ये कैसे जाएगा, तो ये जाता है न्यूरॉन की हेल्प से। तो न्यूरॉन का काम क्या होता है, ट्रांसमिशन का, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जो जो भी मतलब अपन को, जो ऐसा अपन ऐसे बोलते हैं ना कि ये इन्फॉर्मेशन इसको ट्रांसमिट करना, तो ये पूरा कौन करेगा, ये न्यूरॉन करेगा। तो न्यूरॉन का काम होता है ट्रांसमिशन का, तो तभी उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो ब्रांची स्ट्रक्चर का। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ब्रांची क्यों है, क्योंकि उसका फंक्शन ही है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे हैव अ ब्रांची स्ट्रक्चर। फिर अपन आते हैं आरबीसी पे। आरबीसी का स्ट्रक्चर ऐसा डिस्क शेप का क्यों है, इसको
स्फीयर क्यों नहीं बना दिया, या इसको कुछ सिलेंडर क्यों नहीं बना दिया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये सब डिस्क शेप ही क्यों बनाया? तो उसका आंसर है आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और अपन जो भी इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन, वो आरबीसी ही एब्जॉर्ब करती है। मतलब सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कौन करता है? आरबीसी। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया कम रख देता तो ऑक्सीजन कम एब्जॉर्ब होती, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, तो तभी इसका शेप ऐसा बना ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया मिले, नीचे से भी पीछे से भी हर जगह से ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो इसका फंक्शन था ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तभी इसका ऐसा शेप बना है। ठीक है, तो अगर अपन ऐसे पूछेंगे कि वाई सेल्स आर डिफरेंट शेप, तो हम इसका सिंपली आंसर दे सकते हैं बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, दैट्स व्हाई दे हैव डिफरेंट शेप्स। ठीक है, उनके फंक्शंस डिफरेंट है तो उसकी वजह से उनकी शेप डिफरेंट है। तो अपन की बॉडी में ऐसा नहीं है कि सेल इसी शेप के होते हैं, सेल हर बार ऐसा नहीं होगा, सेल अलग अलग शेप के होंगे पर उनका मेन जो पार्ट्स है ना वो सेम रहेंगे। जैसे क्या, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, बीच में न्यूक्लियस होगा और आसपास साइटोप्लाज्म होगा। इसमें भी यही होगा, इधर न्यूक्लियस होगा और आसपास साइटोप्लाज्म होगा। फिर इसमें भी यही होगा, इधर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर न्यूक्लियस और ये। पर कोई कोई सेल ऐसे होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसी, जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उसके पीछे अपन कोई रीजन होता है अपन पढ़ेंगे। तो ये सब अपन ने पढ़ा कि सेल में भी एक्सेप्शन होते हैं कि न्यूक्लियस होना नहीं होना अलग अलग बात है। ठीक है, तो अपन के अभी जो मेन पार्ट था वो ये था कि वाई सेल्स हैव डिफरेंट शेप, तो उसका आंसर अपन को आ गया बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, इसको ट्रांसमिशन के लिए चाहिए था, इसको रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए था, तो तभी। ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट चीज पे। नेक्स्ट चीज क्या है? तो नेक्स्ट चीज ये है कि अपन ने मेन में सब कुछ पढ़ लिया कि सेल का क्या क्या था, ऑर्गन्स क्या क्या थे और ये। अब अपन पढ़ेंगे कि जैसे सेल है, पूरा ये है, सेल के अंदर फूड का इनटेक आउटटेक जो होता होगा वो कौन कराता होगा, सेल के मेन मेन पार्ट्स क्या होते हैं, तो अपन को वो पढ़ना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट क्या थे, मेन जो चीज है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर आता है न्यूक्लियस और फिर आता है साइटोप्लाज्म। अब अपन को इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई होती है, कैसे फंक्शन करती है, सबसे पहले तो ये। फिर सेकंड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस किन चीजों से बना हुआ होता है और कैसे हेल्प करता है। मतलब जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि मेरी आंख का कलर ब्राउन है तो मेरे मदर से आया या मेरे फादर से आया, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए, तो ये कौन करता है, तो ये न्यूक्लियस करता है। पर इसके अंदर और क्या थ्योरी है वो भी अपन को पढ़नी है। फिर साइटोप्लाज्म, जैसे मैंने खाना खाया तो उसमें से एनर्जी बनाई, कैसे बनाई, माइटोकॉन्ड्रिया ने बनाई। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अपन को नाम अभी समझ नहीं आ रहा, तो वो साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल है। तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस कैसे फंक्शन करती है वो सब अपन को पढ़ना है। तो अपन को ये सब तो पढ़ना ही है, और साइटोप्लाज्म की ऑर्गेनेलिस, जो भी साइटोप्लाज्म में बीच बीच में ऑर्गेनेलिस होती है उन सबके फंक्शंस पढ़ने। ठीक है, तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस, फिर साइटोप्लाज्म का। ठीक है, आज अपन से बेसिक देखा कि सेल चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, और सेल के डिस्कवरर कौन थे, सेल के फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स डिफरेंट डिफरेंट क्यों होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।